वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अपने प्यारे पड़ोसी मुल्क चाइना के बारे में और जानेंगे कि आखिर कोविड-19 के अलावा चाइना क्या इंटरेस्टिंग कर रहा है। तो हाल ही में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सामने आई है कि चाइना ने मालदीव्स में अपना एक आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार कर लिया है। तो अगर हम देखेंगे मालदीव्स इंडिया के साउथ में एक द्वीपों का समूह है। वैसे तो इंडिया और मालदीव्स के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइना का कंट्रोल होना इस एरिया में एक बहुत बड़ा मेजर थ्रेट है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को। अगर हम देखें कि कैसे एक आइलैंड चाइना के अंडर में आया, तो हमें पता ही है चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के साथ सभी कंट्रीज़ को लोन बांटता फिर है। तो इसी उसमें चाइना ने मालदीव्स को लगभग 1.3 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया था और मालदीव्स के उस समय के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन ने 2017 में इसी लोन को चुकाने के लिए अपना एक आइलैंड फेदो फियोल्हो आइलैंड चाइना को 50 साल के लिए लीज पे दे दिया, यानी उधार पे दे दिया। अब हाल ही में जो सैटेलाइट इमेजेस आई है उसमें देखा गया है कि जो ये आइलैंड पहले 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करती थी, उसको चाइना ने आर्टिफिशियली 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर बना लिया है। ये मेजर कंसर्न इसलिए है क्योंकि चाइना आने वाले समय में इस एरिया पे अपना मिलिट्री बेस आराम से तैयार कर सकता है और अगर एक बार मिलिट्री बेस चाइना का यहाँ बन जाए तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हो जाएगा और ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को और जोड़ देता है। अगर हम इस इमेज में देखें, इस इमेज में हम क्लियरली देख सकते हैं कैसे 2018 में जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड था उसको 2020 में चाइना ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर बना लिया, जो ना केवल इंडिया के लिए बल्कि वहाँ के मैरीन इकोसिस्टम के लिए, वहाँ के वन्य जीवन के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। अगर हम बात करें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, आखिर ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है क्या? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी है वो जो बात करती है कैसे चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस, अपना पावर है वो इंडियन ओशियन रीजन में, हिंद महासागर के क्षेत्र में कैसे धीरे धीरे बढ़ा रहा है और कैसे इंडिया को दक्षिणी तरफ से भी घेरते जा रहा है। इस इमेज में हम जैसे देख सकते हैं कि कैसे चाइना ने धीरे 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 इस इंडियन ओशियन रीजन में अपने रेड डॉट्स, जितने भी रेड डॉट्स हैं उनमें अपने बेस तैयार कर लिए। नाम के लिए तो ये सिर्फ व्यापार के लिए, इकोनॉमी के लिए हैं, बेस तैयार किए हैं, लेकिन हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि कैसे चाइना ने धीरे धीरे इन ऐसे ही अपने बेसिस को मिलिट्री बेसिस में तैयार कर लिया है, अपने कॉमर्शियल बेसिस को मिलिट्री बेस बना दिया। तो ये सभी रेड डॉट्स दिखाते हैं चाइना के ये सारे पोर्ट्स जो उसने इंडियन ओशियन रीजन में अपने पास रख रखे हैं। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि चाइना ने कैसे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास कितने सारे अपने पोर्ट्स तैयार कर लिए हैं। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि आने वाले समय में चाइना के लिए इंडिया पे अटैक करना काफ़ी ईजी हो जाएगा इन पोर्ट से, और जो इंडिया की एक पावर है इस एरिया में वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगी। चाइना ने इंडियन ओशियन रीजन में बहुत सारे पोर्ट कॉमर्शियली अपने अंडर में ले रखे हैं, जो समय आने पे चाइना आराम से मिलिट्री बेस में भी बदल सकता है। इनमें कुछ पोर्ट हैं, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, बांग्लादेश का चित्तागोंग पोर्ट, म्यांमार का क्याकफ्यू पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव्स में आर्टिफिशियल जो आइलैंड तैयार कर लिया है, और बबल ऑफ मंदेब में जिबूती पोर्ट। ये सभी पोर्ट्स इंडिया के लिए एक मेजर थ्रेट बन सकते हैं। अगर हम बात करें कि चाइना आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, देखिए जो इंडियन ओशियन रीजन है वो एक मेजर ट्रेड रूट है चाइना के लिए और पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए। जितना भी जो तेल का आयात होता है खाड़ी देशों से, सऊदी अरब वाले एरिया से, वो इसी रूट पे होता है और ये चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट रूट्स हैं। और अगर हम देखें जो चाइना का 80% ऑफ द ट्रेड है वो इस एरिया से होता है। 80% ऑयल ट्रेड, जो जितना 80% जो ऑयल ट्रेड होता है चाइना का वो इसी रूट से होता है, इंडियन ओशन वाले रूट से होता है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए चाइना पे जाता है। तो चाइना अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से इंडिया के अपोज में, ताकि कल की डेट में इंडिया कुछ एक्शंस ना ले पाए किसी डिस्प्यूट के दौरान चाइना के आगे, इसलिए अल्टरनेटिव रूट्स बना रहा है, जिसमें ग्वादर पोर्ट से इस्लामाबाद होते हुए कासगढ़ वाला रूट हो गया और हम्बनटोटा से क्याकफ्यू होते हुए चाइना के लिए रूट हो गया। ये रूट वैसे इकोनॉमिकली तो चाइना के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन इंडिया के लिए वहीं ये एक अपर हैंड देते हैं चाइना को। आने वाले समय में इंडिया का जो कंट्रोल है इस रीजन में वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है।
अगर हम बात करें कि आखिर इंडिया क्या कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, तो हम देखेंगे कि इंडिया ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए अपना रिलेशनशिप इन सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ काफ़ी हद तक सुधारने की कोशिश कर ली है। इंडिया ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया है, यानी कि अब इंडिया अपना इन सभी मेनली साउथ एशियन देशों के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक बढ़ा रहा है, क्योंकि इन सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ को भी पता है कि अगर एक बार चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ गया तो इन सभी कंट्रीज़ के लिए काफ़ी बुरा हो सकता है, क्योंकि चाइना बाकी कंट्रीज़ को उतना फेवर नहीं करता है अपने प्रॉफिट के लिए। और अगर बात करें हम कि इंडिया की आखिर इस एरिया में कैसे पावर है, तो हम देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में देखते हैं कि मलक्का जल संधि ये एक रास्ता है चाइना का खाड़ी देशों से जोड़ने के लिए, और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान निकोबार के काफ़ी पास पड़ता है। इंडिया का अंडमान और निकोबार में पहले से ही मिलिट्री बेस मौजूद है, तो आने वाले समय में अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है इंडिया और चाइना के बीच में, तो इंडिया इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक कर सकता है, मतलब इस एरिया से होने वाले ट्रेड को रोक सकता है चाइना के लिए, जो चाइना के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। उसकी इकोनॉमी काफ़ी हद तक क्रैश कर सकती है अगर ऐसी कंडीशन कभी नियर फ्यूचर आ जाए। चाइना को भी इस बात का पता है, इसीलिए चाइना इतने हाथ पाँव मार रहा है कि वो इंडियन ओशियन रीजन में, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमा सके, अपना कंट्रोल कर सके, ताकि आने वाले समय में उसको इंडिया की तरफ ना देखना पड़े, इंडिया का कंट्रोल ना रह पाए इस रीजन में। और अगर बाई चांस इंडिया इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक भी करना चाहता है, रोकना भी चाहता है चाइना का ट्रेड, तो ना रोक सके और चाइना उसके अपोज में रिटेलिएट कर सके, मतलब कुछ अपने कदम उठा सके। अगर हम बात करेंगे कि इंडिया की क्या पावर है, क्या इंडिया का कंट्रोल है इंडियन ओशियन रीजन में, हिंद महासागर रीजन में, तो हम देखते हैं कि इंडिया के भी काफ़ी पोर्ट हैं, काफ़ी बंदरगाह हैं, इंडिया के मिलिट्री बेसिस भी हैं, और बाकी इंडिया को दूसरे कंट्रीज से भी मदद मिलती रहती है। इनमें मेन कंट्रीज हैं हो गई मेडागास्कर, मॉरिशियस, सेशल्स, और बाकी मालदीव्स अपना फ्रेंडली देश है, और बाकी इन कंट्रीज़ के साथ साथ अमेरिका और फ्रांस के भी कुछ आइलैंड हैं इंडियन ओशियन रीजन में जहाँ से इंडिया को असिस्टेंस मिलती रहती है। बाकी इंडिया ने अमेरिका के साथ तो पैक्ट साइन कर ही रखे हैं, कुछ संधियाँ हैं ही, कॉमकासा होगी, लेनोवा होगी, तो इन संधियों से भी इंडिया को फ़ायदा पहुंचता है। जो ये बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, इन सभी को पता है कि एक बार अगर चाइना का कंट्रोल इस रीजन में आ जाए तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये हानिकारक हो सकता है। तो ये सभी कंट्रीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इन एरियाज़ में, ताकि वो अपना कंट्रोल बनाए रह सके। अगर हम देखते हैं अरेबियन सी रीजन में, अरब सागर के आसपास, यहाँ भी इंडिया ने चाइना के काउंटर में एक अपना पोर्ट ईरान में तैयार कर लिया है, जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। ये पोर्ट चाइना के द्वारा बनाए गए ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है उससे मात्र 70 किलोमीटर ही दूर है। ये इंडिया को एक अपर हैंड देता है चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि अरेबियन सी रीजन में इंडिया की जो पावर है वो काफ़ी हद तक चाइना से ज़्यादा है और पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। अगर बात करें हम कि चाइना क्या सिर्फ ये इंडियन ओशियन रीजन में कर रहा है, नहीं, साउथ चाइना सी में एक बहुत बड़ा मतभेद चल रहा है। चाइना ने दक्षिणी चीन सागर में भी अपना कंट्रोल काफ़ी हद तक बढ़ा लिया है, और वो धीरे धीरे साउथ चाइना सी में अपना कंट्रोल वाला एरिया काफ़ी हद तक बढ़ाना चाह रहा है। चाइना ये सब यूएन के, मतलब यूनाइटेड नेशंस के अगेंस्ट कर रहा है। अगर हम बात करें कि आखिर समुद्र में क्या नियम चलते हैं और कैसे चाइना इसका उल्लंघन कर रहा है, तो यहाँ बात आती है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यानी कि यूएन ने कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ कानून बनाए हैं समुद्र को लेके, समुद्र में पानी को लेके, तो उनकी बात आती है। ये दिसंबर 10, 1982 को साइन किया गया था, और ये जो लॉ है, ये जो लॉज हैं, ये 1994 को फोर्स में आए थे, प्रभावित हुए थे। इन सभी इस कन्वेंशन को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सी कहा जाता है, यानी समुद्र का संविधान कहा जाता है। इस 1982 कन्वेंशन के अनुसार जो किसी भी कंट्री का जो संप्रभुता रहेगी, जो सोवेनिटी रहेगी, वो अपने कोस्ट से, अपने तट से 22 किलोमीटर तक रहेगी। यानी इस 22 किलोमीटर तक तट से, किसी भी देश के तट से 22 किलोमीटर तक का एरिया समुद्र में वो उस देश का होगा। उस 22 किलोमीटर में उस देश का पूरा कंट्रोल रहेगा। कोई भी अगर दूसरा देश उस एरिया में आता है बिना इजाज़त के, तो उस कंट्री को पावर है कि वो उसके अगेंस्ट एक्शंस ले सकता है, और कोई भी दूसरा देश इस 22 किलोमीटर में अपना कुछ भी इकोनॉमिकल काम नहीं कर सकता है।
अगर बात करें हम इस 22 किलोमीटर से आगे, तो इसको फिर 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बांटा गया है, यानी आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है। इस 370 किलोमीटर तक किसी भी देश को अपने हाथ में ये पावर होती है कि वो उस एरिया में किसी भी प्रकार का काम कर सके, जिससे जैसे कि तेल की खुदाई, मछली पकड़ना, किसी अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना, कि ऐसी प्रकार के कुछ भी काम कर सकते हैं, यहाँ तक पावर होती है। लेकिन ये पावर उस 22 किलोमीटर जो तट से 22 किलोमीटर है उससे थोड़ी कम होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा चाइना आखिर कर क्यों रहा है। तो देखिए, जो साउथ चाइना सी है वो एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट है, रास्ता है ट्रेड के लिए। लगभग 30% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इस रूट से होता है और यहाँ काफ़ी बड़ा भंडारण है ऑयल और नेचुरल गैस का, तो जिसको अभी भी एक्सप्लॉइट करना बाकी है। तो फ्यूचर में जैसे कि हमें पता है किस तरीके से एनर्जी क्राइसिस चल रही है, तो फ्यूचर में ये काफ़ी बड़ा हॉटस्पॉट हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का, ऑयल का, नेचुरल गैसेस का। इसलिए चाइना चाह रहा है कि इस एरिया में अपना कंट्रोल रख सके ताकि आने वाले फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पे वो अपना इकोनॉमिक वर्क यहाँ कर सके। चाइना ने धीरे धीरे, अगर हम देखें इस एरिया में, इस रीजन में, साउथ चाइना सी में कंट्रोल लेने के लिए सबसे पहले स्प्राटली आइलैंड, इसको हमने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम बात करें स्प्राटली आइलैंड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है इस रीजन में इतनी ज़्यादा, तो हम देखते हैं कि जो ये आइलैंड्स हैं, ये द्वीप हैं, ये पूरे के पूरे साउथ चाइना सी के लगभग हार्ट में आते हैं। तो एक बार अगर किसी कंट्री का इन आइलैंड पे अधिकार हो जाए तो यूएन के जो रूल्स हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक यानी 370 किलोमीटर तक इकोनॉमिक जोन बनाने का, तो इस आधार पे भी चाइना का इस रीजन में बहुत बड़ा कंट्रोल आ जाएगा और आने वाले समय में बाकी कंट्रीज़ को काफ़ी बड़े हद तक चाइना पे डिपेंडेंट रह जाएंगे इस एरिया में ट्रेड के लिए। तो चाइना इस रीजन्स में, इन स्प्राटली आइलैंड्स में क्या कर रहा है, वो इन एरियाज़ पे अपने आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार करना स्टार्ट कर दिया उसने, जैसे कि मालदीव्स में। तो ये हम देखेंगे कुछ इमेज में कैसे चाइना वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन को नुकसान पहुँचा के अपने आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार कर रहा है। इन आर्टिफिशियल आइलैंड को चाइना सिर्फ इकोनॉमिक पर्पस के लिए ही यूज़ नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ अपने मिलिट्री बेस भी तैयार कर रहा है। यहाँ पर को चाइना रनवे बना रहा है, अपने एयरफील्ड बना रहा है और नेवी को पोस्ट कर रहा है, ताकि धीरे धीरे चाइना इस एरिया में अपना अधिकार कर सके। अब हम देखते हैं कि अब चाइना को इस अग्रेशन के खिलाफ पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है। पहले तो यूएस यानी अमेरिका इस एरिया में अपनी नेवल पेट्रोलिंग काफ़ी हद तक बढ़ा चुका है, क्योंकि इसमें से कुछ एरिया इंटरनेशनल वाटर्स, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आता है। तो यूएस अपनी पावर दिखाने के लिए, चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ पर को अपनी नेवल शिप्स टाइम टू टाइम भेजते रहता है और कितने सारी तो इस आसपास के रीजन में, आसपास के कंट्रीज़ में स्टेशन भी करी हुई हैं। और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं इस साउथ चाइना सी के आसपास, जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ये सभी भी चाइना के अपोज में आगे आ रही हैं। और ये जो मैटर है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाया जा चुका है, जिसमें आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इन कंट्रीज़ के फेवर में अपना जजमेंट दिया। लेकिन चाइना फिर भी उस जजमेंट को मानने को तैयार नहीं हुआ और अपनी जो बाउंड्री है वो अपनी खुद की बनाई हुई 9 डैश लाइन को मानता है, जो बाकी कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ऐसे में बात आती है कि इंडिया को क्या करना चाहिए और इंडिया क्या कर रहा है चाइना के इस एग्रेशन को देखते हुए। सबसे पहला कि जो बाकी पड़ोसी कंट्री है उनके साथ अपने जो रिलेशन है, संबंध है, वो काफ़ी हद तक अच्छे करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में वो कंट्रीज प्रो चाइना ना हो के प्रो इंडिया के जैसे एक्ट करे और इंडिया का फेवर करे चाइना के अगेंस्ट। और चाइना की जो ये प्लान्स चल रहे हैं डेप्थ ट्रैप में फंसाने के, इनका अपोज करे। इंडिया को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी जो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हो गई, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन सभी कंट्रीज़ में अपना फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़े व्यापारिक देश तो हैं ही हैं और इन साथ ही साथ इनकी पहुंच पूरे विश्व में की इकोनॉमी में पहुंचती है। देखिए, आने वाले समय में ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न बन सकता है। जिस तरीके से चाइना अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है इंडियन ओशन रीजन में, उसको इंडिया को चेक करना ही होगा, वरना नियर फ्यूचर में
चाइना धीरे धीरे इंडियन ओशियन रीजन में पूरा अपना कंट्रोल ले लेगा तो ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न की बात है। इंडिया अपने तरफ से तो काफ़ी कदम उठा रहा है और काफ़ी नए कदम उठाने की ज़रूरत भी है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या नई चीज़ें होती हैं इस चीज़ को लेके। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।